एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलें, ओके। आप लोग जो एक्सरसाइज कर रहे थे क्या, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आप लोगों ने स्टार्टिंग ही की थी। मैंने कल आपको इसकी थ्योरी से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ चीजें आपको बता दी थी एंड मैंने बोला था कि इस थ्योरी के एप्लीकेशन से जो भी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं आप लोग उन्हें सॉल्व करेंगे एंड बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं मतलब एक प्रॉपर वे में क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है इस जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, है ना। क्योंकि आपके एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उसकी जो थ्योरी होती है ना, उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको वो अच्छे से पता है तो फिर आप थ्योरी हो या फिर आपके क्वेश्चंस हो, आप इजिली उन्हें कर सकते हो। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास। आज की क्या है आपका इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें मैंने क्या चीजें आपको बताई थी, मैं रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा कुछ आपके लिए। मैंने आपसे बोला था कुछ चीजें आपको पता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, आपका रिफ्लेक्शन लिया था, तभी मैंने आपको बता दिया था इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या वो पता होती है हम लोगों को। क्या है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? दैट इज y इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड क्या, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, दिस इज x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x axis is y is equal to a। ठीक है, where a is the distance between the parallel line and आप x axis से पैरेलल कर रहे हैं तो where a is the distance between the x axis and the line। okay, equation of a line parallel to y axis, this is x is equal to b, where b is the distance between the line and the y axis। ओके, एंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्लोप इज इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस। नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस से जो भी आपका इंक्लाइनेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। m इज इक्वल टू, मैंने बोला था क्या होता है, tan थीटा। m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज अ एंगल between line and x axis। ठीक है, थीटा आपका क्या है कि लाइन, जो भी लाइन आप जिसका आप स्लोप फाइंड कर रहे हैं उसका एंड एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एंगल है वो क्या होता है, थीटा। एंड m इज इक्वल टू क्या होता है आपका, tan थीटा। एंड एक हम लोगों ने पढ़ा था स्लोप, क्या पढ़ा था हम लोगों ने इसमें, स्लोप when line passing through two points like x1 comma y1 and x2 comma y2। देन क्या पढ़ा था कि स्लोप व्हेन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, देन एंड वो पॉइंट्स क्या है आपके x1 y1 x2 y2। तो इसके इसमें आपको स्लोप एन इज इक्वल टू क्या
क्या बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपकी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, आपको कुछ भी नहीं पता, ना तो आपको इंक्लाइनेशन एंगल पता है, ना ही आपको कुछ और भी हिंट पता है, सिर्फ आपको 2 कोऑर्डिनेट्स पता है, सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स पता है जो कि लाई कर रहे हैं उस लाइन पर। तो उस केस में आप m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको क्या मिल जाती है, स्लोप मिल जाता है, आपको m मिल जाता है। m क्या होता है, आपका स्लोप होता है। इधर मैं लिख दूं स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, m क्या है, आपका स्लोप को डिनोट कर रहा है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through origin। ठीक है, passes through origin क्या पढ़ा था आपने, y इज इक्वल टू mx। अगर आपकी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो आपने क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू mx। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट C इंटरसेप्ट ऑन y axis, then y is equal to mx plus c। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट C इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। अगर कोई भी लाइन y एक्सिस पर कोई भी इंटरसेप्ट कट करती है, C इंटरसेप्ट कट करती है, तो इक्वेशन क्या हो जाती थी आपकी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी इधर और भी एक हमने और फॉर्मूला पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन that pass through a point and its slope is given, then formula is y minus y1 is equal to m into x minus x1। ठीक है, इधर जगह नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ आपका ये लिख दिया है फॉर्मूला। अब देखिए, मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से कि फर्स्ट आपने पॉइंट पढ़ा क्या, देखिए ये सारा जो है ये बेस है आपके जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 12 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसका ये बेस है। अगर आपको अच्छे से सारी चीजें पता चल गई, आपको क्या करना है, इसको अपने कॉन्शियस माइंड में रख लेना है, आपको समझना है, आपको रटना नहीं है कि सिर्फ रट लेना है। सिर्फ आप रट लेंगे कि x इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, तो फिर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन में। लेकिन आप समझ लेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ओके, चलें देखें। अब फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था क्यों ऐसा होता है, अगर आप इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं x x डैश y y डैश, ठीक है, तो आप x एक्सिस की इक्वेशन कह रहे हैं, इस एक्सिस की इक्वेशन कह रहे हैं, तो इसमें y का कोई मैटर ही नहीं है। हम इस लाइन की ही बात कर रहे हैं, ना ही हम इससे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ना ही हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब हम वर्टिकली मूव कर ही नहीं रहे तो y की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, y की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए इसकी इक्वेशन बोल दिया क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आपने पढ़ा था, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एनी पर्टिकुलर टर्म, कुछ भी आपसे बोल सकता है, तो उसका जनरलाइज्ड फॉर्म है। आपको जनरलाइज्ड फॉर्म क्या मिला कि x में कहीं भी आप रुक जाएं, कहीं भी आप पॉइंट बोल दे, वहां पर आपको y कुछ भी नहीं मिलना है, आपको y हमेशा क्या मिलना है, 0 मिलना है। आप x इज इक्वल टू इन्होंने नहीं बोला, क्योंकि अगर आप इधर हैं तो x की वैल्यू कुछ और होगी, इधर है तो कुछ और होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू समथिंग करने से आपको जनरलाइज फॉर्म नहीं मिलता। जनरलाइज फॉर्म मींस जो कभी चेंज ना हो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला क्योंकि आप x एक्सिस में होते हैं तो y इज इक्वल टू 0 ऐसा टर्म है जो कभी भी नहीं चेंज होना, ऐसा स्टेटमेंट है जो कभी नहीं चेंज होना, इसलिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। Similarly, equation of y axis is x is equal to 0.
वाई एक्सिस में आप हैं तो आप क्या है ना लेफ्ट साइड में राइट साइड मूव कर रहे हैं, ना ही लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं। तो लेफ्ट राइट जब आप जा नहीं रहे मीन्स आप एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू कुछ हो ही नहीं सकती, इसलिए इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाता है आपका, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है, अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से अगर मैं बोल दूं, दिस इज अ लाइन एल, ठीक है, एंड ये आपकी डिस्टेंस ए है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस की लाइन पैरेलल की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस है मींस वाई इज इक्वल टू कुछ थोड़ा सा ही वो मूव कर रहा है, वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, मींस एक्स की वैल्यूज चेंज होंगी, वाई की वैल्यू डेफिनेट रहेगी। अगर आप देखेंगे इस प्लेस में, देखें अगर ये डिस्टेंस ए है तो अगर इसके कोऑर्डिनेट आप फाइंड करेंगे तब यहाँ भी आपको क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए मिलेगा। अगर इधर आप कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तब भी आपको y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इधर कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तब भी y कोऑर्डिनेट ए मिलेगा। समझे बात को, ये पर्टिकुलर लाइन जो कि x एक्सिस से a डिस्टेंस पर है, इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब में y कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। बिकॉज अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि x एक्सिस में ये कितना कट कर रहा है एंड y एक्सिस में कितने डिस्टेंस को ये होल्ड कर रहा है। आप इस पॉइंट की बात करते हैं तो भी y एक्सिस की वैल्यू ये है, इस पॉइंट की बात करते हैं तो भी y एक्सिस में इतनी ही वैल्यू है, इस पॉइंट की बात करते हैं तो भी y एक्सिस में इतनी ही वैल्यू, इस पॉइंट में भी वही वैल्यू है। तो इन सारे पॉइंट में y एक्सिस में सिर्फ इतनी ही वैल्यू वो कट कर रहा है। ठीक है, मींस ये क्या हो गया आपका, जनरल हो गया, डेफिनेट हो गया, चेंज नहीं होना है ये। तो इक्वेशन क्या बोलती है, y इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा, वेयर a इज द डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन, ओके, एंड द पैरेलल लाइन। सेकंड आपने पढ़ा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इट मींस अभी आप y एक्सिस पैरेलल बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी एंड ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, b होगी। अब इस केस में आप क्या देखेंगे कि इस पूरी लाइन में आप इधर 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 कहीं भी पॉइंट फाइंड करेंगे, x की जो वैल्यू है वो y एक्सिस से हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा आपका क्या आएगा, इस लाइन में जितने भी आप पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी, बी ही आएगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू b, वेयर b इज द डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड द पैरेलल लाइन। ठीक है, फिर आपने पढ़ा स्लोप। स्लोप क्या है, स्लोप इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विद x एक्सिस। स्लोप जनरली क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है। अब हम क्वेश्चन के केस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ पर क्या लेते हैं, आपका x एक्सिस से ही लेते हैं इंक्लिनेशन। तो यहाँ पर आपका स्लोप है, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, वेयर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड द x एक्सिस। अगर आपने कोई भी कार्टेशियन प्लेन बनाया है, इस पर इस तरीके से कोई एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली है एंड ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। ये आपकी लाइन L है, आप लाइन L का स्लोप फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइन L x एक्सिस से कितना डिस्टेंस बना रहा है, थीटा डिस्टेंस, सॉरी कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आप देख रहे हैं थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आपका m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। बस आपको एंगल में tan अप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर tan 60 आता है तो आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा, tan 60 की जो भी वैल्यू है आपको पुट कर देनी होगी, tan 30, tan 45 जो भी आपका आ जाए वो वैल्यू आपको पुट करके आप स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर आपने पढ़ा क्या, स्लोप when line passing through 2 points like x1 y1 and x2 y2। अगर आपको किसी लाइन का पॉइंट फाइंड करना है, किसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी लाइन है। इधर आपका कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, इधर पॉइंट है आपका Q, ये है आपका x2, y2 एंड आपको कुछ भी नहीं पता, आपको ना ही ये एंगल पता है, कोई भी हिंट नहीं पता है और आपसे बोल दे कि आप स्लोप फाइंड करें। तो अगर 2 कोऑर्डिनेट से 2 पॉइंट से कोई भी लाइन पास होती है तो आपको स्लोप फाइंड करना है। तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस
x1। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x1 y1 हम बोल देंगे, सेकंड जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 बोल देंगे। फॉर्मूला हो जाता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दोनों ही क्या होंगे, स्लोप होंगे। ठीक है, अब देखें आपको को मैं अगर बता दूं तो इससे क्वेश्चन कैसे, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने जो 11th चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या होता था कि डिवीजन ऑफ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट आपने पढ़ा था ना, इन अ रेशियो पढ़ा था आप लोगों ने। तो उस केस में क्या होता था, कभी आपको रेशियो फाइंड करना होता था, तो कभी आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होता था, और कभी कभी ऐसा केस आता था जब आपको पॉइंट पता होता था फिर भी आप पॉइंट फाइंड करते थे। क्यों? क्योंकि आपको किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। सेम इधर भी होगा, आपको लाइन को ये भी बोलेगा कि वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है और आपको बोलेगा कि थीटा फाइंड करें। समझ रहे ना, आपको ये गिवन होगा कि लाइन जो है ये x1 y1 x2 y2 से पास हो रही है, कोऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे और आपसे बोलेगा फाइंड द एंगल। ठीक है, दैट फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का अप्लाई करके आप स्लोप फाइंड कर लेंगे, एंड स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा भी होता है। फिर आप क्या कर देंगे, tan थीटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो उसको इसके इक्वल कर देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू समथिंग मिल जाएगा, ट्रांसपोज करके आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वो क्या होता है कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे, जस्ट बिकॉज आपको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो आपको एंगल फाइंड करने को बोल सकता है, हो सकता है कि कुछ और भी वैल्यूज किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने को बोल सकता है। तो आपको किसी किसी क्वेश्चन में दोनों ही फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पास थ्रू ओरिजिन। अगर आपकी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो y इज इक्वल टू क्या होता है, mx होता है। मैंने बोला था इक्वेशन ऑफ नेक्स्ट बोला था मैंने, इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अगर y एक्सिस पर c इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। c क्या है, आपका इंटरसेप्ट है। मैंने इंटरसेप्ट बताया था क्या होता है, आपका कार्टेशियन प्लेन है। अब मैं ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये y एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, ये इंटर मींस बीच में, सेप्ट मतलब आप बोल सकते हैं सेक्टर बोल सकते हैं, सेक्शन बोल सकते हैं, पार्ट बोल सकते हैं। तो जितना पार्ट वो y एक्सिस पर कट करती है, ये पार्ट कट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। c इज द इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन द y एक्सिस। ठीक है, तो c आपका क्या हो जाता है, इंटरसेप्ट हो जाता है कहां पर, y एक्सिस पे, नॉट इन x एक्सिस। c इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, ये आपको याद रखना है। तो y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, mx प्लस c। मैंने बोला आप इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो y एंड x होगा ही होगा। ठीक है, सिर्फ आपको m एंड c की वैल्यू प्लेस करनी होगी, m एंड c की वैल्यू आपकी चेंज होंगी, y एंड x वेरिएबल प्रेजेंट होंगे आपकी इक्वेशन। अगर वेरिएबल्स नहीं है तो फिर इक्वेशन किस बात की, मैंने बोल दिया 2 इज इक्वल टू 2, ये कोई इक्वेशन है, ये तो कोई इक्वेशन नहीं है। अभी मैंने बोल दिया 2x इज इक्वल टू 5, हाँ ये है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल फॉर्म में आपका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, एक्सप्रेशन होता है, उसी को तो हम बोलते हैं ना इक्वेशन। तो आपका y एंड x प्रेजेंट होगा, सिर्फ वैल्यू किसकी वैल्यू करेंगी, वैल्यू आपकी m एंड c की वैल्यू करेंगी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए c की वैल्यू। अब जैसे ये इंटरसेप्ट है, इधर ड्रॉ कर देंगे तो c की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो थीटा एंगल चेंज हो जाएगा आपका, तो आपका एंगल चेंज होगा तो स्लोप चेंज हो जाएगा, आपका c चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपके इक्वेशन वैरी करेंगे। अभी अब जो आपने ये पढ़ा ओरिजिन में, इसमें आपने पढ़ा y इज इक्वल टू mx, बिकॉज अगर आपका कोई भी लाइन ओरिजिन से जा रही है तो इंटरसेप्ट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो ना तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रही है और ना ही y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो जब इंटरसेप्ट है ही नहीं मींस c इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला यही होता है, लेकिन c इज इक्वल टू क्या हो जाता है ओरिजिन केस में 0, तो ऑलवेज ऐसा होता है, इसलिए वो उसको c को क्या कर देते हैं, बिल्कुल क्रॉस आउट कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट वो फॉर्मूला आपको बताते हैं y इज इक्वल टू mx। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पास थ्रू अ पॉइंट एंड इट्स स्लोप इज गिवन।
ठीक है, अगर कोई एक पॉइंट पता हो और आपको स्लोप पता हो तो आपको क्या करना होता है, y minus y1 is equal to m into x minus x1, where x1 y1 are the coordinates of that point and m is the slope। ठीक है, अब m स्लोप हो सकता है डायरेक्ट आपको स्लोप पता हो सकता है लाइन का इंक्लाइनेशन थीटा आपको पता हो, m is equal to tan थीटा से आप फाइंड कर लेंगे। हो सकता है कि दो और भी पॉइंट्स पता हो तो आप y2 minus y1 upon x2 minus x1 से स्लोप फाइंड कर लेंगे, इधर वैल्यू पुट करेंगे और आपको क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर? ये सारी वैल्यूज हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे थ्योरीज हैं जो आपको पता है, तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ध्यान से इसको आप पढ़ लें, ठीक है। और अगर आपको इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी तो आप पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लें। आपके पास एक पेज में एक जगह पर अगर ये सारी चीजें होंगी तो आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि अभी लर्न हो गया होगा हर स्टूडेंट को, ठीक है। चलें अब क्वेश्चन में आते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज में। हमारी एक्सरसाइज क्या है, 12.1, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चले, स्टार्टिंग में क्वेश्चन तो डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा एंड आई एम श्योर आंसर्स भी आप लोगों को मिल गए होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 12.1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 45 डिग्री। स्लोप of a line inclination is 45 degree. It means theta is equal to 45 degree. Then slope ही तो फाइंड करना है ना आपको, तो slope m is equal to, फॉर्मूला आपको पता है क्या, tan theta. Put the value of theta, you have tan 45 degree and the tan 45 is equal to 1. So first answer is 1. Okay, slope of a line that's inclination is 45 degree is 1. Okay, चलो second question। सेकंड में सेकंड पार्ट में बता देती हूँ आपको क्या है। फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन हुज ग्रेडियंट, देखिए स्लोप, ग्रेडियंट, इंक्लाइनेशन सब एक ही है, ठीक है। ग्रेडियंट मींस भी क्या होता है, स्लोप ही होता है। तो इसलिए क्या बोला, फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन हुज ग्रेडियंट इज √3। क्या है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है आपका, m होता है। मैंने कहा सब एक ही होता है ना, m आपको क्या गिवन है, √3 गिवन है। फाइंड क्या करना है आपको, इंक्लाइनेशन मींस थीटा फाइंड करना है, ठीक है। इंक्लाइन मींस झुकाव, कितना झुक रहा है वो, कितने एंगल पर झुक रहा है, आपको फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। अप्लाई द फॉर्मूला, वी हैव m is equal to tan theta. Putting the value, m is equal to √3 and this is tan theta. In previous class you learn if you want to find any angle from the coordinate from the trigonometric ratios, then आपको क्या करना होता है, both side same trigonometric ratios are present। अगर आपको trigonometric ratio में से कोई एंगल फाइंड करना है, ठीक है, आपको क्या करना होता है, सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप कंपेयर करें। और कंपेयर करने के लिए क्या होता है, आपका अगर राइट साइड में tan थीटा है तो लेफ्ट साइड में भी आप tan थीटा। कंपैरिजन हमेशा किसका होता है, मैंने बोला था ना, अगर आपको फाइट करानी
कहीं आप रेसलिंग में हैं, आपको फाइट देखनी है, तो आपको फाइट कौन से देखने में मजा आएगी, जब दोनों जो कैंडिडेट हैं वो सेम टाइप के, वेट, उनकी पर्सनैलिटी, सब कुछ उनका एक जैसा होगा, तब तो आपको देखने में रेसलिंग मजा आएगी ना, उस फाइट को देखने में मजा आएगी। लेकिन अब पता चला एक बहुत कमजोर है और एक बहुत ही हेल्दी है, अब आपको पहले से ही रिजल्ट पता है, तो फिर आपको उस रेसलिंग को देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन हमेशा सेम का होता है। तो यहाँ पर आपको थीटा अगर फाइंड करना होगा तो आप टैन को नहीं ट्रांसपोज कर सकते, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी रिमूव नहीं होता। ये आपके मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, एंगल है तो उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होगा और ये दोनों हमेशा साथ साथ लिखे जाएंगे। तो फिर आपको अगर एंगल फाइंड करना है तो एक ही ऑप्शन है कि आप कंपेयर करें, और कंपेयर करने के लिए अगर इधर टैन थीटा है तो इधर भी टैन थीटा होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, √3 किसकी वैल्यू होती है टैन में, आपको पता है, दिस इज टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू टैन थीटा। आफ्टर comparing on both side we have theta is equal to 60 डिग्री। योर आंसर, आपको इंक्लाइनेशन क्या मिल गया, आपको थीटा ही तो चाहिए था ना, क्या मिल गया, 60 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड देख लेते हैं। Question number 3. Find the equation of a straight line parallel to x-axis which is at a distance. Equation of straight line parallel to x-axis. Parallel to x-axis. Parallel to x-axis which is at a distance 3 यूनिट बिलो इट। मैं सेकंड पार्ट बताती हूँ आपको, डिस्टेंस 3 यूनिट बिलो it. Below it means, अब देखें, equation of a straight line parallel to x-axis. What is it? Y is equal to b. Equation of a line parallel to x-axis is y is equal to b, where b is the distance between the line and the x-axis. ठीक है, तो अब b क्या है आपका, जैसे बोला 3 यूनिट, b is equal to 3 यूनिट, बट बिलो इट, ठीक है, मीन्स एक्स एक्सिस से बिलो है तो क्या हो जाएगा, माइनस। आपको पता है कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्स एक्सिस से बिलो वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव, एंड अपवर्ड जो होता है अबव वैल्यूज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, एंड वाई एक्सिस में राइट वैल्यूज क्या होती है, राइट एक्स वैल्यूज पॉजिटिव, लेफ्ट एक्स वैल्यूज नेगेटिव। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। b is equal to आपको क्या मिल गया, -3। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू हैव y is equal to -3 and your equation is y plus 3 is equal to 0, because इक्वेशन में क्या होता है, x and y सारे वेरिएबल्स, सारे टर्म्स एक ही साइड में अरेंज होने चाहिए। आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, y plus 3 is equal to 0। ओके, इस तरीके से अब आपको कुछ भी बोले, बस आपको ये याद रखना है, क्या, equation of a line parallel to x-axis is always y is equal to b। ठीक है, एंड b क्या है, डिस्टेंस है लाइन एंड x-axis के बीच में। अब आपको ये देखना है कि अगर वो अबव बोलता है तो फिर आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, बिलो बोलता है तो फिर आपको क्या कर देना है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ले लेना है, बस और भी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जब आपने स्टार्टिंग की थी, तो आपने कहा था डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। आप अगर कभी डिस्टेंस बताएंगे तो आप ये थोड़ा ना बोलेंगे कि भाई -3 यूनिट, नो इट इज 3 यूनिट, बट आप इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर रहे हैं।
आप कहीं पर पुट करेंगे तो उसको उसके साइन के साथ पुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि वो होता नहीं, आपने साइंस में पढ़ा है क्या, रिटार्डेशन, ठीक है, वेलोसिटी पढ़ा है आपने, स्पीड पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। चेंज क्या होता है कि एक्सेलरेशन इज द पॉजिटिव वैल्यू बट रिटार्डेशन इज द नेगेटिव वैल्यू। लेकिन जब रिटार्डेशन की वैल्यू लिखते हैं तो यूनिट दोनों में सेम ही रखते हैं, ऐसा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रिटार्डेशन की भी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की ही यूनिट है। डिफरेंस क्या है कि रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव होता है। रिटार्डेशन आप जब ब्रेक लगाते हैं तो आप पीछे आते हैं थोड़ा सा, रिटार्डेशन मींस क्या होता है, आप वापस जा रहे हैं, और एक्सेलरेशन मींस आप आगे मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जब रिटार्डेशन की वैल्यू लिखते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव में, लेकिन जब भी रिटार्डेशन आ जाता है आप उसका यूज किसी इक्वेशन में, किसी फॉर्मूले में करते हैं, तो उस वैल्यू को आपको नेगेटिव साइन के साथ में पुट करना होता है, ठीक है। चलो, तो वैसे यहाँ पे डिस्टेंस आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे दिस इज 3 यूनिट, लेकिन इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो उसको उसके साइन के साथ आपको लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5। आपका फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y axis and passing through the point -3,5, parallel to y axis and passing through point -3,5. So easy. Equation of a line पैरेलल टू y एक्सिस। बेटा पैरेलल टू y एक्सिस आपको क्लियर है, x इज इक्वल टू a, मैंने यही बताया आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मैम सब तो हो गया, फिर ये क्यों गिवन है? ये इसलिए गिवन है बिकॉज इस बार a तो आपका क्या होता है, वेरिएट करने वाली वैल्यू है ना। a की वैल्यू तो आपको, x तो आपके इक्वेशन में प्रेजेंट होता है, अगर आप y x एक्सिस के पैरेलल कह रहे हैं तो y आपके इक्वेशन में प्रेजेंट होता है, लेकिन a की वैल्यू तो आपको लिखनी होती है। a की वैल्यू लेकिन आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो कुछ तो ये हिंट देंगे ना जिससे कि आपको a की वैल्यू मिल जाए। तो इसलिए इन्होंने दिया है एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। एंड मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो वो पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है ना। हम लिखेंगे कि सिंस लाइन पासिंग थ्रू -3,5, then this implies x। अब सेटिस्फाई करने का मीन्स क्या है, वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर x है तो x के प्लेस में x कोऑर्डिनेट, y के प्लेस में y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको x कोऑर्डिनेट क्या है, -3 इज इक्वल टू क्या मिल गया, a मिल गया। आप इधर लिख लेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आपने कह दिया क्या है, x इज इक्वल टू a, बट इसमें आपको अभी क्या नहीं पता है, वैल्यू ऑफ a नहीं पता है। तो आपने ये किया कि सिंस लाइन पासिंग थ्रू -3,5, सो दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपने सेटिस्फाई किया, x की वैल्यू क्या आ गई, -3, इससे आपको a इज इक्वल टू क्या मिल गया, -3। अब हम लिख देंगे पुटिंग a's value of a in equation 1। हमें a की तो डिमांड थी ना, तो हमें a मिल गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, -3, सो x
प्लस 3 ट्रांसपोज किया इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। आपकी इक्वेशन इधर ही फाइनल थी, बस प्रॉब्लम क्या थी, ए थी। ठीक है, अगर आपको ए एंड बी, मैंने कहा ए एंड बी वेरिएट करने वाली वैल्यूज है, मीन्स इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इनकी आपको एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये इसलिए यहाँ पर है कि आपको इसकी वैल्यू लिखना है। आपके क्वेश्चन में एक्स वाई प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ए बी सी जो भी होते हैं, एम होता है, इन सबकी वैल्यू आपको पुट करना होता है। जब तक आप पुट नहीं करते हैं तब तक क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल नहीं होती, तब तक आपका इक्वेशन फॉर्म नहीं होता। तो इधर हमें ए अननोन था, ए कैसे आएगा, तो उसने कहा कि दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट देन दैट कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मैंने इक्वेशन ऑफ द लाइन को सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई, एक्स के प्लेस में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के प्लेस में वाई कोऑर्डिनेट पुट करते हैं। आपने पुट कर दिया, आपको ए की वैल्यू मिल गई, उठा के आपने इधर पुट कर दिया, आपको इक्वेशन मिल गई। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिफ्थ ही तो बताया मैंने भी। सिक्स क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज ग्रेडियंट इज √3। सिक्स थर्ड पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन gradient is √3 and y intercept is -4/3. y intercept is -4/। ठीक है मैम, कैसा क्वेश्चन आप पूछ रही हैं, अब तो मुझे सब आने लगा, बिल्कुल मुझे पता है अब आपको सब कुछ आने लगा है। बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर भी फाइंड कर दिया होगा। ठीक है, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि आपके एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसकी जो थ्योरी होती है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो अच्छे से समझ ली तो फिर आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलो देखें, ग्रेडियंट इज √3। व्हाट इज ग्रेडियंट, यू नो इट इज m। ग्रेडियंट स्लोप सेम होता है, m इज इक्वल टू क्या है, √3 है। y इंटरसेप्ट मींस वैल्यू ऑफ c, दैट इज -4/3। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। देन व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, y is equal to mx plus c। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y is equal to mx plus c, but when this statement bound equation of line that pass through the origin, so c आपको क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। लेकिन जनरल इक्वेशन क्या है, y is equal to mx plus c। putting the value you have your equation, y is equal to m √3x plus c -4/3। solving this, y is equal to √3x minus plus -4/3। take LCM, y is equal to LCM क्या आपने 3, क्या हो जाएगा ये 3√3x -4 ट्रांसपोज किया, 3y is equal to 3√3x -4। बट ये इक्वेशन नहीं अच्छी लगती। इक्वेशन क्या होती है, ax plus by plus c is equal to 0 लाइट में। तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ax plus by plus c is equal to 0। it means x, y and c values all present in your left side। ठीक है, and the serial is firstly x term, second y term, then constant value। ठीक है, तो आपको x साइड में सारी आप ट्रांसपोज कर दें, इसको इधर ट्रांसपोज किया, क्या हो गया √3x, सेकेंड वैल्यू इज y प्लस y, इधर ट्रांसपोज होके -3y -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर आप इक्वल टू 0 करें या इधर 0 करें, बाद में आप इधर लिख दें 3√3x -3y -4 इज इक्वल टू 0। योर इक्वेशन, योर आंसर। ठीक है, तो सिंपली हमें जो भी गिवन था हमने लिख लिया, जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, वैल्यूज पुट की और हमारी इक्वेशन हमारे पास में। कुछ लोग, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम क्या ये इक्वेशन नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये इक्वेशन क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है।
ठीक है, आपका सोल्यूशन, आपका आंसर कंप्लीट कब माना जाता है, जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई कर देंगे एंड इट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में अभी फोर्थ पार्ट आप कर लेंगे। क्या बोला है, इंक्लाइनेशन इज 30 डिग्री मीन्स इट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, बट यू नो यू वांट द वैल्यू ऑफ m, नॉट वैल्यू ऑफ थीटा। आपको पता है m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। आप tan थीटा अप्लाई करके m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बाकी सब कुछ ऐसा ही आप वैल्यू को इसी क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। 7th मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4th, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्लोप पता है क्या होता है m, y इंटरसेप्ट पता है क्या होता है, c होता है। ठीक है, आपको ये दोनों फाइंड करना है 7th 4th पार्ट। ठीक है, कैसे करेंगे, आपको 4th पार्ट में इक्वेशन क्या गिवन है, x/3 प्लस y/4। इस केस में क्या करना होता है, अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो आप क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। आप कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 3 एंड m की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। वही आपको इधर करना है, इक्वेशन पता है, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में चेंज कर लें, इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम क्या आपका क्या हो गया 12। दिस इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ट्रांसपोज करें, 4x plus 3y is equal to 12. So 3y is equal to minus 4x plus 12. ठीक है, y is equal to minus 4x plus 12 upon 3। फिर ट्रांसपोज होगा तो पूरा राइट साइड के डिनोमिनेटर में जाएगा ना, तो अभी आप इसको करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y is equal to mx plus c। mx अलग होना चाहिए, c अलग होना चाहिए। आप इस तरीके से इसको कंबाइंड फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आप इसको क्या करें, 3 को स्प्लिट कर दें। ठीक है, स्प्लिट किया आपको क्या मिला, माइनस 4x अपॉन 3 प्लस 12 अपॉन 3। y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 4 अपॉन 3 x प्लस 4। ठीक है, अब आप लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन यू हैव y क्या होता है जनरल इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। कंपेयर करेंगे आपको m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 4 अपॉन 3 एंड c इज इक्वल टू 4। योर आंसर, m क्या है आपका स्लोप एंड c आपका क्या है y इंटरसेप्ट। m वैल्यू माइनस 4 अपॉन 3, c की वैल्यू क्या होगी आपकी 4 होगी। आपको क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके जनरल फॉर्म में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद में आपको कंपेयर कर लेना है, और आप कंपेयर कर लेंगे तो फिर आपको आपके आंसर्स जो भी इसने बोला है मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अभी आपके 7th के हर पार्ट्स आप इसी तरीके से कर सकते हैं, सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे। 8th क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू इज दिस, राइट डाउन द स्लोप ऑफ द लाइन। सिंपल, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में चेंज करेंगे और आप कंपेयर करके आपको क्या मिल जाएगा, पी क्यू का स्लोप मिल जाएगा, m मिल जाएगा। कैलकुलेट द एंगल दैट द लाइन पी क्यू मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। मीन्स आपको थीटा भी चाहिए, तो फिर वही क्वेश्चन m मिलेगा, m इज इक्वल टू tan थीटा करेंगे और फिर थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं बता देती हूँ इसको आपको। अभी कुछ भी टफ नहीं है इस एक्सरसाइज में, सब बहुत इजी है।
ठीक है, मैंने बोला अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता आपको क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लेना चाहिए, आपको सोल्यूशन समझ आने लगेगा, है ना। चलो क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू इज, क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या है आपकी, 3y माइनस 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा ये फॉर्म मुझे नहीं अच्छा लग रहा, जनरल इक्वेशन तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, मैं वैसे ही लिखूंगी 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, सो y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 3, सो y इज इक्वल टू 3x अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, 1 जा, y इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 3, दिस इज योर जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अभी क्या बोला आपसे, राइट द स्लोप ऑफ द लाइन, हम लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग above equation with general form of equation y is equal to mx plus c, we have क्या स्लोप बोला था, राइट ऑन द स्लोप, हमें क्या मिल गया, m is equal to, m is coefficient of x, and what is the coefficient of x in this equation, 1, your answer, फर्स्ट आंसर। ठीक है, m इज इक्वल टू 1 इज योर स्लोप। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, क्या है, कैलकुलेट द एंगल दैट द लाइन पी क्यू मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो दिस इज थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बिकॉज थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो थीटा आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है। m आपको पता ही था, ठीक है, आपको पता है m इज इक्वल टू क्या होता है, आप कब कैसे थीटा फाइंड करेंगे, जब तक इक्वेशन नहीं होगी। इक्वेशन क्या होती है, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, m वैल्यू पुट करें, दिस इज 1 इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज द एंगल विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सो यू हैव टू कंपेयर tan थीटा, 1 tan थीटा, tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 45 is equal to tan theta, after comparing both sides you have theta is equal to 45 degree, your answer, second answer is 45 degree। ठीक है, क्लियर है ना, इजी है, समझ आ रहा है सब कुछ, चलो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। 9th थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लिखा है, फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देख के ही डर जाएंगे, सोचेंगे हम नहीं कर पाएंगे, करते नहीं है, करने से पहले ही सोच रहे थे कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये गलत बात है, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने हर थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, अब कोई भी क्वेश्चन हो मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, अगर आप ये कॉन्फिडेंस रखेंगे फिर देखिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, सारे आंसर्स आपके पास में हैं, देखें कैसे है, क्या है ये, इन्होंने फिगर आपके लिए बनाया है, क्या, कार्टेशियन प्लेन, इस तरीके से, दिस इज x, x डैश, y, y डैश, एंड से कुछ y is equal to x plus 1, y is equal to root 3x minus 1. This angle is theta and 0. क्या कह रहे हैं,
the given figure represents the line y is equal to x plus 1 and this no problem. Write down the angles which the line makes. Write down the angles means two angles na, which the line make with the positive direction of the x-axis. line make, एक आपकी ये लाइन है y is equal to √3 minus x, तो ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स ये एंगल क्या है आपको फाइंड करना है, दिस एंगल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर एक लाइन आपकी ये है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स की किधर है आपकी राइट साइड में, इसका इस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन सा एंगल है ये, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको ये दोनों फाइंड करना है, हेंस डिटरमाइन थीटा, उसके बाद में आपको थीटा फाइंड करना है। देखें आप देखें थीटा, इस बार थीटा आपका द इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल विद एक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है। इस बार थीटा तो सिर्फ एज अ वेरिएबल हम tan थीटा बोल देते थे ना, तो इस बार आपका थीटा जो है लाइन का इंक्लिनेशन नहीं है, इट इज अदर वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये फाइंड करना है। तो अभी आपने पता किया कि अगर आपको m मिल जाएगा, अगर आपको लाइन का स्लोप मिल जाए तो m इज इक्वल टू tan अल्फा, इस बार थीटा उसने गिवन किया है ना, तो आप tan थीटा नहीं लिखेंगे, m इज इक्वल टू tan अल्फा बोल देंगे जनरल फॉर्म को, ठीक है। अल्फा थीटा इज द वेरिएबल फॉर द एंगल, ठीक है। तो आप tan अल्फा करके आप अल्फा की वैल्यू फाइंड कर देंगे और वही अल्फा आपका क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको m मिल जाए इसमें से, सेम इसमें से भी आपको m मिल जाए, ठीक है। तो चले फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, कंपेयर किया आपने, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, देखिए mx, ठीक है, मैं लिख दूं इधर y इज इक्वल टू mx प्लस c, हम कंपेयर करेंगे m इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, कंपेयर किया m इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1, ठीक है। एंड आप बोल दें इधर इस एंगल को आप कह दें कि दिस एंगल इज अल्फा और इस एंगल की इंक्लिनेशन को आप बोल दें बीटा, इजी रहे ना, आप लेट कर लें कि लेट इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन y is equal to x plus 1 is alpha and inclination of the line y is equal to √3 minus x with the positive direction of x axis is beta। मैंने क्या कि इस लाइन का x की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल क्या है अल्फा, इस लाइन का क्या है बीटा, लेट कर लिया, ठीक है। तो अभी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan अल्फा, ठीक है। m क्या है आपका 1, tan अल्फा 1 क्या होता है आपका tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। सेकंड इसको कंपेयर करें तो इधर सेकंड इक्वेशन से y इज इक्वल टू √3x माइनस 1, इसको कंपेयर किया आपने, कंपेयरिंग m इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया √3 एंड दिस m इज इक्वल टू क्या होता है आपका tan बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद एक्स एक्सिस ना, तो इस बार इंक्लिनेशन क्या है बीटा है, इसलिए मैंने m इज इक्वल टू tan बीटा लिख दिया, दैट इज इक्वल टू √3, √3 is the value of tan 60 degree, so then this implies beta is equal to 60 degree। आप कौन सा मिल गया, इंक्लिनेशन मिल गया, this angle is 60, this angle is 45, this is 60, you have to find थीटा, दिस इज प्योर ज्योमेट्री, आपको ज्योमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप लिख देख रहे हैं, ये इसको आपने ए बोला, इसको बी बोला, इस पॉइंट को आपने सी बोला, तो आप लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। वी हैव एंगल ए बी एक्स इज ए बी एक्स इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, means this angle plus this angle, this is equal to angle CAB
प्लस एंगल ACB. ABX is 60 degree. CAB is theta. ACB is 45 degree. So theta is equal to 60 minus 45. It is 15 degree. ठीक है, देखिए ये आपकी प्रॉपर्टी पड़ी ना कि ट्राइंगल, इफ यू एक्सटेंड एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल then the angle, then exterior angle of the triangle is always equal to the sum of the opposite interior angle. मीन्स इसके साथ का इंटीरियर एंगल क्या है, ये इसको ड्रॉप कर दें, इसको छोड़ दें, तो अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है इसके एडिशन के इक्वल हो जाता है। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि इस CB लाइन को क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया, ये आपका क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब इसके साथ क्या इंटीरियर एंगल ये है, इसको ड्रॉप करेंगे, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये हैं, इनके एडिशन के इक्वल हो जाएगा। अप्लाई किया, आपका आंसर आएगा। आप ये भी कह सकते थे दिस इज 60 सो दिस एंगल इज 120 बिकॉज एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आपको 120, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आप वैल्यू पुट कर देंगे तब फिर आप थीटा फाइंड कर दें, ठीक है, यू आर फ्री। चलो नेक्स्ट, ठीक है, तो 9 क्वेश्चन तक आप लोगों ने कर लिया है। अभी इस एक्सरसाइज में आगे के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। आज की क्लास से आपको थोड़ा बहुत और आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। तो आप अपने कॉमन सेंस का यूज करके आप आगे और जो भी थ्योरी आपने आज की क्लास में एंड कल की क्लास में भी मैंने बताया था आपने पढ़ी है, उसकी हेल्प से आप आगे के क्वेश्चन करने के लिए ट्राई करना। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।